अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। रात को अचानक मेरी आंख खुली तो मेरा शौहर आज फिर बेड पर नहीं था। मैं हैरान थी कि आखिर वो रोज़ रात को उठकर कहाँ चले जाते हैं, या मुझे ही ऐसा महसूस होता है कि वो कहीं गए हुए हैं। मगर आज मेरी आंखों आंख खुली तो मेरा शौहर बिस्तर पर नहीं था, जिसका मतलब ये था कि वो बाहर गए हुआ है। और तकरीबन जब भी मुझे महसूस होता था वो बेड पर नहीं होता था। आज मैंने सोच लिया था कि उठकर देखती हूँ कि मेरा शौहर आखिर इतनी रात को उठकर कहाँ जाता है। मैंने पानी भी कमरे में रखना शुरू कर दिया था, और इनकी तमाम अद्वियात भी कमरे में पड़ी होती थी। ऐसा क्या काम होता था जो इन्हें आधी रात को बाहर ले जाता था। आज मैंने उनका पीछा करने का पूरा इरादा कर लिया था और इनके सामने सोने का ड्रामा कर रही थी। मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी, मगर मैंने अपनी नींद की कुर्बानी देकर अपने शौहर का पीछा करने का फैसला किया था। मैंने जैसे ही उठकर कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोला तो मेरा दिल धक से रह गया। मेरा शौहर मेरे ही सामने खड़ा हुआ था। मैंने इससे पूछा कि आप कहाँ गए थे, तो उसने कोई भी जवाब ना दिया और जाकर बेड पर लेट गया। मैंने भी सुकून की सांस ली, लेकिन उन्होंने मुझसे ज़्यादा सवालों जवाब नहीं किए थे। मुझे इससे बहुत डर लगता था। वो जल्दी गुस्सा करता नहीं था, और अगर करता तो इंतहा ही कर देता था। इसलिए मेरी हमेशा यही कोशिश होती थी कि मैं इसे गुस्सा ना दिलाऊं। मैं अपने शौहर के इंतज़ार में जाग रही थी। काफ़ी वक्त हो गया था, मगर मेरा शौहर अभी तक घर नहीं पहुंचा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि मेरे शौहर के साथ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। इसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी। मैं हैरत से कभी इसकी तरफ देखती, कभी शौहर की तरफ देखती। आधी रात के वक्त मेरे शौहर के साथ एक लड़की के होने की कोई तुक नहीं बनती थी, इसलिए मैं परेशान थी। मुझे अजीब वहम एकदम से आने लगे थे। मेरा शौहर इस लड़की को अपने साथ अंदर ले आया और मुझसे कहा, आज से ये लड़की घर के सारे काम करेगी। मैंने इससे पूछा, ये लड़की कौन है, मगर उसने मुझे कोई भी सही जवाब नहीं दिया। वो नपे तुले अंदाज में बात करता था, और इसे ज्यादा सवाल जवाब करना अच्छा नहीं लगता था। मैं इसके मिजाज का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। मैं इसके मिजाज का ख्याल रखती थी क्योंकि उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। मेरी और मेरे बच्चों की हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। आज फिर जब मेरा शौहर कमरे में आया था तो हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो थक गया हो, और इसकी कमर में भी शदीद दर्द था। इसकी कमर में पहले कभी इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था। मुझे कोई सीरियस मसला लग रहा था, और मैंने इसे 1000 बार अपना मुआयना करवाने के लिए कहा, मगर वो मेरी बात को ऐसे ही हवा में उड़ा देता था। मेरा शौहर अक्सर रात को कमरे से चला जाता था। मैं हैरान थी कि वो आधी रात को उठकर कहाँ जाता है, इसलिए मैंने इसका पीछा करना शुरू किया। मगर जहाँ मेरा शौहर गया था, इसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। सोचने समझने की तमाम सलाहियतें जैसे कहीं पीछे रह गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी ज़िंदगी में ये सब भी देखने वाली हूँ। 14 साल की वो लड़की जिसे मेरा शौहर साथ लाया था, उसका नाम माया था। वो बिल्कुल बेज़रर सी लड़की लगती थी। ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। इसका कोई मुतालबा नहीं था। बस चुपचाप घर के काम करती रहती और हर वक्त मेरी बात सुनने के लिए दौड़ी चली आती थी। मैं इसके काम की वजह से काफ़ी मुतासिर थी, मगर साथ ही साथ सोच में डूब गई थी कि आखिर मेरा शौहर इस लड़की को कहाँ से लेकर आया है, वो कौन है। मगर मैं ये सवाल करने की हिम्मत अपने शौहर से नहीं कर सकती थी। एक दो बार मैंने पूछा भी था, मगर पूछने पर भी इसने जवाब नहीं दिया था। इसलिए मैंने इसे दोबारा पूछने की कोशिश नहीं की थी। अगर मैं अपने शौहर से नहीं पूछ सकती थी तो क्या हुआ, मैं माया से तो पूछ सकती थी। इसलिए मैंने माया को अपने पास बुलाया और इससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ से आई है। मेरी बात सुनकर माया के चेहरे का रंग उड़ गया। घबराहट इसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। मैंने इसे कहा कि वो डरे नहीं, बल्कि इत्मीनान से मुझे जवाब दे कि वो कौन है। मगर माया वहां से फौरन भागकर उस कमरे में चली गई जो इसे रहने के लिए दिया गया था। माया के इस रवैये ने मुझे हैरान कर दिया था, और मैंने इस बात की पूरी खोज लगाने का फैसला कर लिया था। मगर फिर जब मैंने अपने शौहर को अचानक रातों को उठकर कमरे से जाते देखा,
تو میرے دل میں شک پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ وہ مایا کے کمرے میں جا رہا ہے، اور یہ سب دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میرا شوہر کافی بڑی عمر کا تھا، وہ مجھ سے بھی 10 سال بڑا تھا، اور مایا جو ایک معصوم بچی تھی، لیکن شاید اس کی صرف شکل معصوم تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کے اس موڑ پر آ کر میرا بھروسہ اتنی بری طرح سے ٹوٹے گا۔ میرا شوہر 3 بچوں کا باپ ہوتے ہوئے بھی باہر منہ مارنے کے لیے جائے گا، جب اس نے شادی کے شروع کے دنوں میں ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، مگر اب تو مجھے اس پر بھروسہ ہی نہیں رہا تھا۔ ہو سکتا ہے میری آنکھوں میں وہ اسی طرح دھول جھونکتا رہا ہو۔ میں نے جلے پیر کی بلی کی مانند سارے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ مجھے کسی کروٹ چین نصیب نہیں ہوتا تھا جب سے میں نے اپنے شوہر کو مایا کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی تھی۔ مجھ سے تو کبھی بھی میرے شوہر نے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی، ہمیشہ غصے میں رہتا تھا، جس کی وجہ سے میں بھی ایک فاصلے پر رہی تھی۔ مگر اب معاملہ میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ میں ان کا برا رویہ اور غصہ برداشت کر سکتی تھی، مگر بے وفائی ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے جب سے شادی ہوئی تھی کبھی کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، پھر میں یہ سب کیسے برداشت کر لیتی کہ میرا شوہر کہیں اور منہ مارتا پھرے۔ مایا اپنے روزمرہ کے کام کر رہی تھی، مگر مجھے زہر کی طرح لگ رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی کے ابھی اسے بازو سے پکڑوں اور کمرے سے باہر نکال دوں، مگر یہ میری مجبوری تھی کہ میں اسے گھر سے باہر نہیں نکال سکتی تھی، ورنہ میرا شوہر مجھ پر بہت غصہ ہوتا، اور شاید وہ مجھے بھی گھر سے نکال دیتا۔ 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود بھی میں اپنے شوہر سے اسی طرح ڈرتی تھی۔ مجھ پر اسی کا روب تھا۔ میرا نام شازیہ ہے، اور میں گاؤں سے بیاہ کر شہر آئی۔ میری شادی نبیل سے ہوئی، جو مجھ سے پورے 10 سال بڑا تھا۔ میری ماں نے رشتہ کرنے سے پہلے میری رضامندی پوچھی تو میں نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ مجھے شہر میں رہنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اس وقت نبیل کی زیادہ عمر کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے بس ہر حال میں بیاہ کر شہر جانا تھا۔ میں گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی تھی، جسے زیادہ دنیا داری کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ بس شہر جانے کے شوق نے مجھے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ میری شادی ہو گئی اور میں خوشی خوشی نبیل کے ساتھ شادی کے بعد شہر آ گئی۔ شہر کی رونقیں دیکھ کر میں بہت خوش تھی، اور نبیل کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا تھا۔ میں شروع سے کچھ دبو قسم کی ڈرپوک لڑکی تھی۔ اگر کوئی مجھ پر رعب جماتا تو میں فوراً اس کے رعب میں آ جاتی تھی۔ میں نبیل کے ساتھ بہت خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں کبھی بھی اسے شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، اور اگر وہ کبھی کسی بات پر مجھ پر غصہ کر جاتے تو میں خاموش ہو جاتی تھی، اور بعد میں ان سے معافی مانگتی پھرتی تھی۔ میری اسی بات نے نبیل کو اتنا سر چڑھا لیا تھا کہ اب وہ مجھے کسی بات کا صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ میری زندگی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ میری زندگی میں خوشیاں اپنی انتہا کو تب پہنچی جب میری پہلی اولاد اس دنیا میں آئی۔ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ نبیل بہت خوش تھا۔ میری دوسری اولاد بھی بیٹا ہی پیدا ہوا، اور 2 بیٹوں کے بعد ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس کی شکل و صورت بالکل مجھ پر گئی تھی۔ ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ نبیل اب مجھ پر کافی مہربان رہنے لگے تھے، مگر کبھی کبھی ان کا رویہ میرے ساتھ بہت عجیب ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی وہ ایمرجنسی کال کرنے پر رات کو اٹھ کر گھر سے چلے جاتے تھے، اور پوری رات ان کی واپسی نہیں ہوتی تھی۔ یہ 1-2 روز کی بات نہیں تھی، بلکہ میں جب سے بیاہ کر آئی تھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ پہلے بہت کم اور اب بہت زیادہ یہ سلسلہ بڑھ چکا تھا۔ نبیل سے کبھی بھی سوال جواب کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی تھی، مگر ایک رات جب وہ اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آیا تو میں حیران رہ گئی۔ میرے تینوں بچے اپنی نانی کے ہاں گئے ہوئے تھے۔ انہیں گاؤں کا ماحول بہت پسند تھا، اور وہ ویکینڈ اور گرمیوں سردیوں کی چھٹیاں اپنے ننھیال میں ہی گزارتے تھے۔ آج کل گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، اور میرے بچے گاؤں میں کافی لمبے وقت کے لیے گئے تھے۔ حالانکہ بڑا بیٹا 10 سال کا، چھوٹا 8 سال کا، اور بیٹی صرف 6 سال کی تھی۔ میں انہیں نانا کے گھر جانے کے بعد ہماری یاد نہ آتی تھی۔ وہ وہاں مزے سے رہتے، جبکہ میں اور نبیل اکیلے ہی گھر پر ہوتے تھے۔ جب نبیل ایک 14 سالہ لڑکی کو گھر لے آیا، نبیل کے ساتھ اس لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ کون تھی، اور نبیل اسے اپنے ساتھ کیوں لایا تھا؟ میں نے جب اس سے سوال پوچھا تو نبیل نے کہا، آج سے گھر کا سارا کام یہی کرے گی، اور ہمارے گھر میں ہی رہے گی، جبکہ میرے پہلے سوال کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔
میں نے इससे दोबारा पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उसने कोई जवाब ना दिया, अपने कमरे में चला गया। मैंने लड़की से इसका नाम पूछा और इसे गेस्ट रूम में छोड़ दिया। इसका नाम माया था और ये सीधी सादी लड़की लग रही थी, अलबत्ता चेहरे से काफी खूबसूरत थी। इसने हाथों में सोने की 3-3 चूड़ियां पहनी हुई थी, जो काफी मोटी लग रही थी। मुझे वो कहीं से भी गरीब घर की नहीं लग रही थी, और ना ही नबील का इसे अपने घर में लाने का मकसद समझ आ रहा था, जबकि नबील मुझे ये भी नहीं बता रहा था कि वो लड़की कौन है। खैर, मैंने ये सब बातें फिर कभी पूछ लेने का सोचा और अपने कमरे में चली आई। नबील सो चुके थे। मैंने कभी भी इस पर या नबील पर शक नहीं किया था, मगर एक रात जब मैं उठी तो नबील कमरे में मौजूद नहीं था। शायद किचन में पानी वगैरह लेने के लिए गया हो। मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी, मगर जैसे ही नबील वापस आया, वो बुरी तरह से हाँफ रहा था, जैसे वो कोई बहुत मेहनत और मशक्कत का काम कर रहा हो, या शायद घबराकर भाग आया हो। मैंने उससे पूछा तो उसने तबीयत खराबी का बहाना करते हुए मुझे टाल दिया। फिर ये एक दिन का किस्सा नहीं रहा, बल्कि अक्सर नबील कमरे से गायब हो जाता। एक रात में अचानक जाग गई तो देखा नबील कमरे में नहीं था। मैंने पूरे घर में देख लिया, मगर वो कहीं मौजूद नहीं था। मैं माया के कमरे की तरफ बढ़ी, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि माया भी अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। अब मुझे तजस्सुस ने पूरी तरह से घेर लिया था। मैं सारे घर में इन दोनों को ढूंढती फिर रही थी, मगर दोनों ही गायब थे। मैंने नबील को कॉल मिलाई तो नबील का मोबाइल फोन घर पर ही था। मैंने बेचैनी से यहाँ वहाँ टहलते हुए इन दोनों का इंतजार करना शुरू कर दिया। इंतजार करते करते मैं थक चुकी थी, इसलिए अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। नींद की देवी कब मुझ पर मेहरबान हो गई मुझे पता ना चला, और मैं गहरी नींद सो गई। जब मेरी आंख खुली तो नबील कमरे में घूम रहा था। मैंने इससे पूछा वो कहाँ चला गया था, तो वो जरूरी काम का बहाना बना गया। जब मैंने इसे बताया कि माया भी अपने कमरे में नहीं है, तो इसके चेहरे पर घबराहट तारी हो गई। उसने कहा कि नहीं, वो अपने कमरे में ही होगी। जिस पर मैंने कहा आप चलकर खुद देख लें, मुझे यही लगा था कि वो आपके साथ गई है। नबील ने मेरी तरफ एक घूरी डाली और इसके कमरे में चला गया। जब मैं वहां गई तो मैं हैरान रह गई। हैरत के मारे मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि माया अपने कमरे में ही थी और गहरी नींद सो रही थी। मैंने घबराकर नबील की तरफ देखा। नबील मुझे कमरे में ले आया और मुझे दोबारा इस तरह की गलत बयानी करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इन्हें झूठ बोलना पसंद नहीं था। मैं इसे अपनी सफाइयां देती रह गई, मगर उसने मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं किया, जबकि मैंने सोच लिया था कि सुबह उठकर माया से इस बारे में जरूर बात करूंगी कि वो कौन है और रात कहाँ गई थी। मुझसे मजीद ये सब बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। नबील का आधी रात को उठकर कमरे से गायब हो जाना, और अब तो माया भी अपने कमरे से गायब होने लगी थी। इन दोनों को इस तरह से गायब हो जाना मुझे अजीब किस्म के शक में मुब्तला कर रहा था। मैं वो सब भी सोच रही थी जो सोचना नहीं चाहती थी, और मेरे दिल में शक डालने वाले भी माया और नबील ही थे। अब मैंने इस मामले का मुकम्मल पता लगाने का फैसला कर लिया था। सुबह उठते ही अब जब नबील अपने ऑफिस में चले गए तो मैंने माया से पूछा कि रात कहाँ गई थी, जिस पर माया घबरा गई। माया ने मुझसे कहा कि वो कहीं नहीं गई थी, जिस पर मैंने इसे कहा कि वो झूठ ना बोले। रात को मैं इसके कमरे में आई थी और वो अपने कमरे में कहीं मौजूद नहीं थी। फिर माया रोने लगी और कहने लगी कि वो अपने कमरे से कहीं नहीं गई, बस एक बार उठकर वॉशरूम में गई थी। तो मेरे जहन में झमाका हुआ। मैंने वाकई एक बार कमरे में देखने के बाद दोबारा यहाँ नहीं झांका था और वॉशरूम में नहीं देखा था, मगर नबील की मशकूक हरकतें मुझे अभी भी याद थीं। एक रात नबील उठकर माया के कमरे में चला गया। मैंने इसे माया के कमरे में जाते हुए अपनी आंखों से देखा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि नबील का माया के साथ इस किस्म का कोई ताल्लुक होगा। वो आधी रात को उठकर इसके कमरे में जाने पर मजबूर हो जाएगा। वो 14 साल माया, जिसे मैं कम से बच्ची समझती थी, जिसके साथ मुझे अजीब सी उनसीयत महसूस होने लगी थी, वो इस तरह से मेरा घर बर्बाद करने आई होगी, मैंने सोचा भी ना था। वो रात तो मैंने रोते धोते गुजार रही थी, मगर अब मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने हक पर किसी को डाका डालने नहीं दूंगी। मेरे अभी छोटे मासूम बच्चे थे। अगर नबील का ध्यान एक बार हमारी तरफ से भटक जाता तो फिर इसे वापस अपनी तरफ मोड़ना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता। नबील की इस हरकत ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई थी, मगर मैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल पर ध्यान देना चाहती थी। दूसरी कोई भी बात नहीं सोचना चाहती थी, क्योंकि अना की जंग में अक्सर रिश्ते हार जाते हैं
और मैं अपने बच्चों के साथ इनके बाप के रिश्ते को नहीं हारने दे सकती थी, वरना मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह बर्बाद होकर रह जाती, जो मुझे किसी सूरत मंजूर नहीं था। मैंने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का सोचा और मुतमईन हो गई। माया अपने मामूल के मुताबिक सारे काम सर अंजाम दे रही थी। वो सारे काम अच्छे तरीके से करती थी, मुझे कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया था। मगर मैं नहीं जानती थी कि वो अंदर ही अंदर क्या गुल खिला रही है। 2-3 दिन से मैं दिन में सो जाती थी और रात को पूरी रात जागते हुए नबील की निगरानी करती रही, मगर नबील कमरे से बाहर ना गया। 3 दिन तो खैरियत से गुजर गए, मगर चौथी रात नबील उठकर माया के कमरे की तरफ गया। मैं भी दबे पांव उठकर इसके पीछे चली आई। मैंने एक जोरदार धक्के के साथ दरवाजा खोला तो एक आसमान मेरे सर पर टूट पड़ा। भले मैं इन दोनों पर शक करके आई थी, मगर कहीं न कहीं मुझे एक उम्मीद थी कि नबील मुझे धोखा नहीं देगा। मगर सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। नबील और माया एक दूसरे के गले लग कर बैठे हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे वजूद को कांटों पर घसीट रहा हो। अजियत ही अजियत थी जो मेरे जिस्म में सरायत कर गई थी। इस लम्हे कोई कयामत थी जो मुझ पर गुजर गई थी। मैंने मलामत करती नजरों से नबील की तरफ देखा, जबकि माया का रंग लट्ठे की मानद सफेद पड़ गया था। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, जबकि नबील भी घबराया हुआ आया और दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगा। वो बार बार मुझे अपनी सफाइयाँ दे रहा था, मुझसे एक बार बात करना चाह रहा था, मगर मैं इसकी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी। मेरी उम्र भर की वफाओं और रियासतों का उसने मुझे ये सिला दिया था। मैंने तो कभी किसी ख्वाहिश का इजहार भी इसके सामने नहीं किया था, कभी कोई डिमांड नहीं रखी थी। इसने जो कुछ दिया इसी में खुश रही थी, यहाँ तक कि इसके रोब और दबदबे के भी बर्दाश्त कर लिया था। कभी अपने हक में कोई बात अपनी जुबान से नहीं निकाली थी। शायद यही मेरी गलती थी, जो कदर कुर्बानियों के बाद भी मुझे ये सिला मिल रहा था। वो पूरी रात मैंने कांटों पर बसर की थी। नबील सारी रात दरवाज़ा खटखटाता रहा था, मगर मेरा दिल जैसे पत्थर का हो चुका था। मैंने उठकर दरवाज़ा नहीं खोला था। कुछ देर के लिए दरवाजे पर दस्तक बंद हुई। सुबह नमूदार हुई तो वो दस्तक देना दोबारा शुरू कर चुका था, और अब की बार दस्तक में माया की आवाज़ भी शामिल थी। वो भी बार बार मुझसे दरवाज़ा खोलने की इल्तिजाएं कर रही थी। माया की आवाज़ सुनते ही मेरे अंदर गुस्से का उबाल उठा था। मैं जारहाना अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलते ही माया के चेहरे पर 2 से 3 थप्पड़ मारे थे, जबकि नबील की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। नबील ने आगे बढ़कर माया को बचाया तो मैंने तकलीफ दे नजरों से इसकी तरफ देखा। मेरी ऐसी नजरों को देखते हुए नबील शर्मिंदा हो गया था, मगर मैं तकलीफ के एहसास से कट कर रह गई थी। वो अभी माया को बचाने के लिए आ रहा था, यानी वो अब इसके लिए इतनी अहम थी। एक 14 साल बच्ची के साथ ताल्लुकात बनाते नबील को जरा शर्म नहीं आई थी। मैंने नबील का गिरेबान पकड़ लिया और इससे पूछा, आखिर इसका माया के साथ क्या रिश्ता है, वो जो इतनी रात को इसके कमरे में जाकर बैठा हुआ था। इसे ये नाजायज रिश्ता बनाते हुए जरा शर्म नहीं आई। पहले तो वो इस लड़की को अपने घर में ले आया, मैंने बर्दाश्त किया, मगर अब वो इसके कमरे तक जा पहुंचा। ये बात मेरे लिए बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी। मेरे बड़े बेटे से 4 साल बड़ी थी वो। 10 साल की तो इसकी अपनी औलाद थी। माया इसकी औलाद की तरह ही थी। मेरी बात सुनकर नबील ने जवाब दिया कि जैसे मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी सोच पर मलामत कर रहा था। जब मैंने इससे सवाल किया कि आखिर माया कौन है, जिस पर उसने जो कहा वो सुनकर जैसे पूरे मकान की छत मुझ पर आ गिरी थी। हैरत की ज्यादती से मेरा दिमाग सुन हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग की कोई नस फट जाएगी। मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया गया। नबील ने मेरे हाथ थाम कर मुझे सोफे पर बिठाया था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं इसके हाथों को झटक सकती। मैं किसी बेजान गुड़िया की तरह इसके साथ आ बैठी। नबील ने मुझे बताया कि उसके एक तवाइफ के साथ ताल्लुकात बन गए थे। तब इसकी जवानी की शुरुआत थी, और वो दौर वैसे भी गलत रास्तों पर ले जाता है। बस जरा सा बहकने की देर होती है। इसके साथ ही कुछ ऐसा हुआ था। वो भी तो नबील के साथ मोहब्बत करने लगी थी और दोनों ने भागकर शादी कर ली। जब इस तवाइफ के पास माया पैदा हुई तो वो तवाइफ मर गई, जबकि माया को इसकी नानी उठा कर ले गई, जहाँ से बहुत ज़्यादा मशक्क़त के बाद नबील ने माया को निकाला और अपने एक दोस्त के हाथ छोड़ दिया ताकि वो इसकी अच्छे से परवरिश कर सके। हर माँ माया को अच्छे से खर्चा भेजता था, लेकिन अपने घर इसलिए नहीं लाता था क्योंकि इसे डर था कि कहीं इसकी माँ के रिश्तेदार दोबारा माया को छीन कर ना ले जाएं
اب جبکہ مایا کی نانی مر چکی تھی تو یہ ڈر بھی ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ مایا کو اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ سب سن کر برداشت کرنا ناممکن تھا۔ مایا اس کی سگی بیٹی تھی جو 14 سال کی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنے بچوں کی خاطر نبیل کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھانا تھا، حالانکہ وہ میرے دل سے اتر چکا تھا۔ اور یہ بات نہیں تھی کہ اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اگر وہ مجھے پہلے بتا دیتا تو وہ کسی بھی بات کا افسوس نہ ہوتا۔ اس نے مایا کو گھر میں لانے کے باوجود مجھے نہیں بتایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے ڈر تھا کہ مایا کو وہ قبول نہیں کروں گی، حالانکہ مجھے مرضی کی اس نے کبھی اجازت ہی نہیں دی تھی، ہمیشہ اپنا حکم چلایا تھا۔ اب نبیل اپنی غلطی کے لیے مجھ سے ہر روز معافی مانگتا ہے، مگر میرا اس کے ساتھ بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ صرف اپنے بچوں کی خاطر میں اس رشتے کو نبھا رہی ہوں، اور مایا کو میں نے دل سے قبول کر لیا ہے۔ اس کی معصومیت میرے دل میں پہلے روز کی طرح گھر کیے ہوئے ہے، جبکہ نبیل کے دھوکے کو میرا دل بھلا نہیں پاتا۔ ہو سکتا ہے آگے زندگی کے کسی موڑ پر میں اس کے دھوکے کو بھول جاؤں اور اسے معاف بھی کر دوں، مگر ابھی یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ نبیل خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ شرمندہ تھا، اور میری رویے کی وجہ سے نبیل بیمار رہنے لگا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے اس پر بہت ترس آ گیا، کیونکہ میں اس کو پریشان اور بیمار نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جیسا بھی تھا، وہ میرے بچوں کا باپ تھا اور میرے سر کا سائبہ۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ وقتی طور پر میرے دل میں غبار آ گیا تھا، مگر اب میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا تھا۔ پرانی باتوں کو گھسیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اب وہ عورت ہی نہیں تھی جو میری سوتن تھی، اور مایا بالکل بے ضرر سی لڑکی تھی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور تسلی دی۔ اکثر میاں بیوی کے بیچ ایسی چھوٹی موٹی باتیں درار ڈال دیتی ہیں اور ان کا مضبوط رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم جیسی عورتیں انا کا مسئلہ بنا کر ساری زندگی اپنے شوہروں کو معاف نہیں کرتی اور اپنے ہی اوپر زندگی تنگ کر دیتی ہیں۔ جب میں نے نبیل کو معاف کیا تو میرے سر سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ اب ہم سب ایک ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر تھا کہ مجھے بر وقت عقل آ گئی تھی۔ اب نبیل میرے مشکور رہتے ہیں، میری ہر بات کو اہمیت دیتے ہیں، مجھ پر غصہ بھی نہیں کرتے۔ ان کو معاف کر کے میں نے اپنا دل بڑا کیا تھا، اور میرے لیے زندگی آسان ہو گئی تھی۔